नमस्ते, मैं भारती जादव, सिग्नेट पब्लिक स्कूल न्यू नरे हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 3 हिमालय की बेटियां इस पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस पाठ के लेखक है नागार्जुन। नागार्जुन इन्होंने इस पाठ में हमें क्या बता दिया गया है, इसके बारे में हमें जानना है। नागार्जुन जी हमें कहते हैं कि जब नदियाँ हिमालय की गोदी से निकलती है तो उनकी भावनाएं किस तरह की हो जाती है, वो क्या सोचती है, उनके मन में किस तरह के विचार आ जाते हैं, इसके बारे में यह लेखक नागार्जुन ने हमें बता दिया गया है। नदियों का सुंदरता किस तरह की, मतलब क्या नदियों की सुंदरता किस तरह की है। देखो, जब भी नदियाँ अपनी सुंदरता के साथ साथ नीचे नीचे आ जाती है, नीचे नीचे मतलब पहाड़ों से नीचे नीचे आ जाती है, तब वह क्या करने लगती है, अपने खुद के लिए खुद न खुद रास्ता ढूंढना चाहती है। और ऐसे रास्ते ढूंढते ढूंढते वक्त वह मैदानों में आ जाती है। क्योंकि जब वह मैदानों में आ जाती है तब उनका जो बहता हुआ पानी है वह सरलता से बहने लगता है। इसके बाद लेखक ने हमें क्या कहा दिया गया है कि नदियों का महत्व क्या है। नदियों का महत्व क्या है, नदी क्या करना चाहती है, नदी के मन में किसके प्रति राज है, इसके लिए हमें यह लेखक ने बता दिया गया है कि जब भी बेटी अपने मायके को छोड़कर ससुराल चली जाती है उस वक्त उनके मन में किस तरह के विचार आ जाते हैं। न जाने वह मायके की पूरी चीजें छोड़कर चली जाती है, उनके मन में यह कभी भी नहीं आता कि मैं मायके की पूरी चीजें छोड़कर चली जा रही हूँ, लेकिन वह कभी भी यह नहीं भूलती कि मैं क्यों छोड़ के चली जा रही हूँ। इसी तरह नदियाँ भी हर एक कंकड़ पत्थर इन सभी को बर्फीले चट्टानों को तोड़कर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, सागर के पास चली जाती है। इसलिए यह लेखक यह कहना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, नदियाँ सागर को मिलने के लिए जाना चाहती है, फिर भी हिमालय के मन में बहुत दर्द हो रहा है। देखो, जब भी बेटी मायके छोड़ के चली जाती है तो हर एक माँ बाप के मन में अपने बेटी के प्रति प्यार रहता है। न जाने किसी भी माँ बाप को ऐसा नहीं लगता कि मेरी बेटी क्या हो जाए, मुझसे विदा हो जाए। इसी तरह हिमालय को भी यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती है, उनके मन में दिल की ठोकरें लगने लगती है। वह नदी कौन सी है, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। देखो, अभी सिंधु और ब्रह्मपुत्रा यह दो नदियाँ बढ़िया नदियाँ हैं, इसलिए यह लेखक ने इन दो नदियों का ही वर्णन किया गया है। लेकिन यह बात हमें जाननी चाहिए कि यह दो नदियाँ बढ़िया है, लेकिन इन्हें जो बाकी की जो नदियाँ है वह नदियों का क्या हो गया है, मिलन हो गया है। और बाकी के जो नदियाँ कौन कौन सी है, उसमें गंगा है, रावी है, सतलज है, चिनाब है। यह नदियों के मिलन के कारण यह सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदियाँ बढ़िया बन गई है। यह कहते कहते लेखक ने हमें एक कालिदास कवि का वृत्तांत बता दिया गया है। लेखक के मन में यह विचार आ गए हैं कि कालिदास ने हमें क्या कहा गया है। कालिदास ने हमें यह कहा गया है कि एक दिन की बात है, कालिदास ने सागर को कहा गया कि सागर, आप नदियों को क्या करो, प्रियसी कहो। न जाने आपके प्यार के कारण वह बहुत दिनों से तड़पा रही है, इसलिए आप क्या करो, उन्हें एक बुलावा दे दो और चाहे आपके लिए वह प्रति कितना प्यार करती है, कितनी प्रियसी लगती है, वो आप जानोगे। इसलिए कालिदास ने अपनी मन की भावना सागर से कही। न जाने सचमुच नदियाँ आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए आप उनके क्या बनो, प्रियकर बनो। ऐसी बातें लेखक ने कालिदास द्वारा यह हमें बता दी गई है। इसका मतितार्थ क्या है कि लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि कवि कालिदास भी क्या करते थे, नदियों से प्यार करते थे, मतलब अपनी भावना नदियों के प्रति वो कहना चाहते थे। अंत में लेखक ने हमें यह बात बता दी गई है कि एक दिन लेखक बहुत उदास थे, न जाने उनका मन बहुत उदासी के कारण बेचैन हो गया था, इसलिए वह एक दिन सतलज के किनारे जाकर बैठ गए।
जब भी वह सतलज के किनारे जाकर बैठे तब उन्होंने क्या किया, अपने जो पैर है, पाँव है, वो पाँव पानी में रखे। जब भी उन्होंने अपने पाँव पानी में रखे तब उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनके मन की उदासी बहुत दूर हो गई और वह सतलज से कहने लगे, देखो सतलज माता, मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। जब भी मैंने मेरे पैर आपके पानी में रखे तब भी मेरे मन की बेचैनी दूर हो गई, मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ लेखक ने हमें अंत में क्या कहा दिया गया है कि नदियों का वर्णन किस तरह है, नदियाँ किस रूप में हमें दिखाई देती है, नदियों के अलग अलग प्रकार के रूप कौन कौन से हैं। देखो अभी यह नदियाँ जो है वह नदियाँ कभी कभी हमें माता के रूप में दिखाई देती है, कभी कभी हमें बहन के रूप में दिखाई देती है, तो कभी कभी हमें प्रेयसी के रूप में दिखाई देती है। जब भी नदी हमें माता के रूप में दिखाई देती है तो हमारे मन में क्या लगता है, जिस तरह हमारी माता हमें गोद में लेती है उसी तरह वो हमें माता का रूप प्रकट करती है। जब भी वह हमें प्रेयसी के रूप में दिखाई देती है तब हमारे मन में जिस तरह दूल्हा और दुल्हन, प्रेयसी और प्रियकर, इनका प्यार किस तरह हो जाता है, उनके प्यार के प्रति की भावना किस तरह की हो जाती है, वैसा वार्तालाप हमें यहाँ दिखाई देता है। कब? जब हमें नदी का रूप प्रेयसी के रूप में दिखाई देता है। अंत में जो रूप है वह बहन का रूप। जब भी भाई बहन का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता किस तरह अटूट रहता है, कभी भी बहन और भाई एक दूसरे के साथ जुदा नहीं होना चाहते। इस तरह जब भी नदी हमें बहन के रूप में दिखाई देती है तब लेखक को ऐसा लगता है कि कभी भी हमसे यह जुदा नहीं होनी चाहिए। अंत में लेखक ने विविध रूपों के द्वारा नदी का रूप हमें प्रकट करके बता दिया गया है। साथ ही साथ लेखक हमें यह क्या कहना चाहते हैं, हमें यह बोध देना चाहते हैं कि हर एक नदी का रूप अटूट है। जब भी वह सागर से मिलती है, हिमालय से उसका उगम हो जाता है, वह हिमालय के साथ, पर्वतों के साथ मैदानों में आ जाती है, मैदानों के साथ साथ वह सागर तक मिलती है और सागर पर मिलने पर भी वह क्या रहती है, महान रहती है। इसलिए लेखक नागार्जुन ने हमें यह बता दिया गया है कि सचमुच नदी माता आप बहुत महान हो, मुझे पूरा गर्व है, मैं आप पर पूरा गर्व रखता हूँ कि बहुत आप महान हो, इसलिए मैं पूरी तरह आपके ऊपर क्या करता हूँ, धन्यवाद रखता हूँ। देखो अभी यह जो हिमालय की बेटियां, यह पाठ आपके समझ में आया होगा, ऐसे मैं मानकर आपको क्या करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।